इजराइल और नेतन्याहू की जो युद्ध की भूख है वो इस तरह बढ़ते जा रही है मानो सब कुछ खाक करने पर वो आमादा हों। क्या नेतन्याहू आग में घी डाल रहे हैं और भड़का रहे हैं युद्ध की आग? मिडिल ईस्ट खाक करने पर आमादा है इजराइल। इजराइल से क्या अमेरिका कोई कोई खौफ है, कोई डर है, या कोई और वजह, या मिली भगत? इजराइल और अमेरिका की आपस में क्या ठन गई है, ये भी एक बात निकल कर आ रही है। और कतर के बाद क्या तुर्की को दहलाने की तैयारी में है? जो बैठक हुई उसके बाद तो ये कहा गया कि इजराइल की बेशर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपात समिट से ये निकल कर आया। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ज़्यादा तनावपूर्ण है और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ताज़ा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। नेतन्याहू का साफ कहना है कि हमास नेताओं पर हमले सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कतर जैसे देशों में भी कार्रवाई हो सकती है। ये बयान ऐसे समय आया जब पिछले हफ्ते कतर पर इजरायली हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध दर्ज किया गया। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल के दौरे पर हैं। ध्यान ये भी रहे कि आखिर पूरी दुनिया में जबरन युद्ध विराम करवाने की ट्रंप की पॉलिसी इजराइल के आगे क्यों पानी मांगने लगती है? कतर हमले के बाद अमेरिका के मुंह से सिर्फ इतना निकला है कि सब्र से काम लिया जाए, या वो नाखुश है। कोई और देश होता तो ट्रंप अब तक युद्ध विराम का ऐलान कर दिए होते, राशन पानी लेकर चढ़ गए होते, ट्रेड बंद करने की धमकी दे दी होती। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि हर देश को यह अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं से बाहर भी खुद की रक्षा करे। हालांकि इस बयान से अमेरिका और कतर के साथ इजराइल के रिश्तों में और दरार पड़ सकती है, क्योंकि कतर न केवल अमेरिका का करीबी सहयोगी है बल्कि हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता की भूमिका भी ये निभाता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेताओं को कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, न कतर में न किसी और जगह। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले हफ्ते में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। पिछला जो हमला हुआ उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और कार्रवाई पूरी तरह से इजराइल ने अकेले की है। ये बताने की ज़रूरत भी क्या है? ये बयान सीधे उस आश्वासन को चुनौती देता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को दिया था कि ऐसी घटना दोबारा उसकी ज़मीन पर नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पूरे मामले पर संतुलित रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने खाड़ी सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए है। हालांकि नेतन्याहू की आक्रामक रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच अंदरूनी तनाव मौजूद है। इधर इजराइल लगातार गजा सिटी में सैन्य कार्रवाई तेज कर रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक वेस्टर्न इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। अब तक करीब 2.5 लाख लोग गजा सिटी से भाग चुके हैं, लेकिन लाखों लोग वहीं फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ये स्थिति कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले हफ्ते कई देश फलस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। इससे पहले ही नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसी भी हालत में फलस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं देने वाली। इजराइल इतने पर ही नहीं रुक रहा है, उनका युद्ध उन्माद मानो बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने हर उस जगह पर हमला करने की कसम खाई है जहां हमास के नेता मौजूद होंगे, और अपनी इस बात को साबित करने के लिए इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला भी किया, जिससे अमेरिका ने $1 ट्रिलियन का सौदा किया है। अमेरिका ने कतर पर हमला करके ये साबित कर दिया कि वो हमास के खात्मे के लिए किस हद तक जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के दोस्त और हमास के हितैषी तुर्की की भी धड़कनें बढ़ रही हैं। कुछ बयान ऐसे आए हैं। इजराइल के सेना प्रमुख याल ज़मीर ने 31 अगस्त को ऐलान किया कि हमास के चीफ लीडर विदेश में हैं और हम उन तक भी पहुँचेंगे। अपनी इसी बात पर कायम रहते हुए इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला बोला, जब हमास के लीडर शांति वार्ता के लिए इकट्ठा थे। इजराइल अपने देश से बाहर जब भी हमला करता है उसका एक ही पर्पज़ होता है, मकसद होता है, अपने दुश्मन हमास के जो सपोर्ट है उसे किसी भी तरह से ख़त्म करना। इस राह में इजराइल अब तक 6 मुस्लिम देशों को निशाना बना चुका है जो हमास के हितैषी हैं। इसमें कौन है? फ़लस्तीन है, सीरिया है, यमन है, ईरान है, कतर है और लेबनान है। इन सभी देशों में हमास के लीडर्स को शरण मिलती है या किसी न किसी तौर पर ये जुड़े हुए हैं। इजराइल की इस धुआंधार कार्रवाई को देखते हुए अगला नंबर पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का भी हो सकता है। यहाँ भी वजह हमास ही बनेगा। दरअसल तुर्की हमास को राजनीतिक शरण, वैचारिक समर्थन और आर्थिक सहयोग भी देता है। यही वजह है कि तुर्की इस बात से घबराया हुआ है कि इजराइल उसे भी निशाना बना सकता है। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। ये तुर्की वाला एंगल हो गया। इधर कतर की राजधानी दोहा में अरब इस्लामी देशों ने एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन किया। ये सम्मेलन दोहा में इजरायली हमले के बाद हुआ है। सोमवार को ये शिखर सम्मेलन हुआ। कतर के साथ एकजुटता दिखाने का एक मैसेज देने की कोशिश थी। इस मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कहा कि इजराइल का हमला
वार्ताकारों पर हमला करना ये साबित करता है कि वो झूठ बोल रहा है। दरअसल वो ये झूठ बोल रहा है कि उसका मकसद हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाना है। उसका असल मकसद है कि गजा को इंसानों के रहने लायक ना छोड़ा जाए। दोहा के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उम्मीद है कतर की राजधानी दोहा में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग के विशेष शिखर सम्मेलन में लिए गए जो फैसले हैं वो इजरायली खतरे का सामना करने के लिए एक नई कोशिश होंगी, नए प्रयास की तरफ ले जाएंगे। बैठक के नतीजों पर बारीकी से अमल भी किया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के बाद इसराइल ने लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया पर हमला किया। उसने ट्यूनीशिया के तट पर नागरिक जहाज़ों तक को निशाना बनाया। इजराइल ने चुने हुए राजनेताओं और नेताओं की हत्या की है। अब उससे मध्यस्थ कतर पर भी हमला कर दिया। कतर दरअसल मीडिएटर रहा है, उस पर भी हमला कर दिया गया। ये ताज़ा हमला इजराइल के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को एक नए स्तर पर ले गया है। सम्मेलन से इतर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के उपराष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की मुलाकात हुई है। पजेश्कियान ने इस्लामी देशों से इजराइल से संबंध तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस्लामी देश इस नकली देश से अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं, आपसी एकता और सद्भाव बनाए रख सकते हैं। पजेश्कियान ने कहा है कि इजरायली हमला बेशर्मी है। इजरायली हमला बेशर्मी है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया कूटनीति पर हमला है। इसका मकसद गजा में जनसंहार को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है उनको चोट पहुंचाना है। अमेरिका और कुछ देशों की मिलीभगत भी है। इजरायली नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि कतर पर हमला ये दिखाता है कि अब कोई भी इस्लामी अरब देश इजरायली हमले से सुरक्षित नहीं है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के महासचिव हुसैन ताहा ने इस हमले की निंदा की। कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि इजराइल ने 2 स्टेट समाधान की राह में बाधा डाली है। वेस्ट बैंक में अवैध कार्रवाई के जरिए न्यायपूर्ण तरीके से जो शांति हासिल करने की संभावना है उन्हें नुकसान पहुंचाया। कतर के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता इस बात का सबूत है कि इजरायली खतरे की कोई सीमा नहीं है। इजराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाई साफ, निर्णायक और तीखी होनी चाहिए। ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हुई है। किंग अब्दुल्ला के मुताबिक इजराइल फ़लस्तीन समस्या के लिए कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दोषी है। इधर इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा कि इजरायली हमला एक समस्या को एक और खतरनाक मोड़ पर लेकर जा रहा है। इजराइल ये हमला कर इजराइल फ़लस्तीन समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश को जानबूझकर ख़त्म करने पर तुला हुआ है। गजा और वेस्ट बैंक में जो हो रहा है वो सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। अरब लीग के महासचिव हैं अहमद अबुल घैत। उन्होंने कहा कि इजरायली आतंकवाद ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीनियों के जनसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ पूरी एकजुटता दिखानी चाहिए। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। ये बात भी कौन कह रहा है, जो खुद हमेशा उल्लंघन करता रहता है। शाहबाज ने इजराइल की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता निलंबित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि उसे युद्ध अपराध का दोषी ठहराया जाना चाहिए। गजा में मानवता कराह रही है। अगर हम सामूहिक बुद्धिमत्ता से कोई कदम नहीं उठाएंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। सम्मेलन में शामिल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मलेशिया का कहना लिखा है, एक्स पर उन्होंने लिखा कि मलेशिया इजराइल के दोहा में हुए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है। ये केवल कतर की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे को तोड़ने वाली निर्दयी और क्रूर कार्रवाई है। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की अगुवाई में कतर शांति के लिए एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। दोहा पर हमला उनके नेक प्रयासों को खत्म करने जैसा है, नष्ट करने जैसा है। इसे सब पर हमला माना जाना चाहिए, पूरा अरब और इस्लामी जगत और उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर जो शांति के लिए दुआएं करता है। मिस्र की तरफ से दिए गए एक प्रस्ताव ने फिर से जॉइंट फोर्स, संयुक्त सुरक्षा सेना या एक नए नेटो, इसकी चर्चा को आगे बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने प्रस्ताव में नेटो जैसे एक सशस्त्र बल के गठन की बात कही और इसकी अध्यक्षता अरब लीग के जो 22 देश हैं उन्हें बारी बारी सौंपी जाएगी। पहला अध्यक्ष मिस्र का होगा और इस तरह का प्रस्ताव 2015 में भी आया था, जब यमन में गृह युद्ध शुरू ही हुआ था। हूथी विद्रोहियों ने सना पर कब्जा कर लिया था। इधर तुर्की के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं एडमिरल जेकी अकतुर्क, उन्होंने चेताते हुए कहा है कि इजराइल अपने अंधाधुंध हमलों को बढ़ा सकता है, जैसा उसने कतर में किया। वो खुद को और इस पूरे इलाके को आपदा में धकेल सकता है। ये पूरा अपडेट हमने आपको दिया मिडिल ईस्ट में और इजराइल के युद्ध उन्माद को लेकर। क्या इसके युद्ध उन्माद को कोई रोकेगा या अमेरिका सिर्फ सब्र रखने की, सब्र से काम करने की नसीहतें देता रहेगा? आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।